क्या हम सच में सिर्फ सोचकर अमीर बन सकते हैं? ये काफी अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है ना? बट ऑथर कहते हैं कि हम हमारे थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। अगर हम अमीर लोगों की तरह सोचने लगे तो ऐसा पॉसिबल है कि धीरे धीरे हम ऐसे एक्शंस लेते रहेंगे जो हमें अल्टीमेटली रिच बना दे। इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से 10 ऐसे बेस्ट लेसन सीखेंगे जो हमें हमारा भाग्य खुद लिखने में मदद करेंगे। ये बुक डिकेड से काफी पॉपुलर रही है और आज भी इतने टाइम के बाद लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि जो भी लेसन्स आप इससे सीखोगे वो टाइमलेस होंगे। मतलब अगर आप आज से 10 साल के बाद भी देखोगे तो वो रेलेवेंट होंगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, ऐसे सोचकर चलो कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। देखो यार, हमारे थॉट्स में ना काफी पावर होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। काफी लोग इस बात को सुनते तो हैं बट वो कभी इस थॉट की पावर को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम ज्यादातर लोगों के थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोगों के थॉट्स फेलियर वाले होते हैं। मींस लोग फेलियर कॉन्शियस होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग सक्सेस कॉन्शियस। उनके सारे थॉट्स लो क्वालिटी के होते हैं लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस भी लो लेवल पर ही रहती है। वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उनका कोई एक सिंगल पर्पस नहीं रहता। उन्हें लगता ही नहीं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। अब क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना ही ऐसी बन गई होती है तो वो बोल्ड एक्शंस भी नहीं ले पाते हैं। बिकॉज रिस्क लेने के लिए पहले अपना माइंडसेट सही होना चाहिए। रिस्क भी वही ले सकता है जिसे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि अगर फेलियर भी आता है तो वो हैंडल कर लेगा। देखा जाए तो लोगों में आजकल वैसे ही पेशेंस कम है। ये एक और रीजन है कि लोग फेल होने से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए, बिना वेट किए, बिना किसी स्ट्रगल के। एंड अगर आपको लग रहा है कि बिना मेहनत के भी आजकल लोग रिच हो जाते हैं, फिर मेहनत क्यों करनी, तो ये सही अप्रोच नहीं है। इस बुक में रिच बनने का मतलब सिर्फ आपकी वेल्थ ग्रो करना नहीं है। ये बुक ओवरऑल आपकी कॉन्शियसनेस पे वर्क करने के लिए बोलती है, अलग अलग तरीके से। आपने सुना होगा कि एडिसन को 10,000 बार ट्राई करना पड़ा था तब जाके उन्होंने कहीं बल्ब बनाया था। क्या लगता है आपको वो इतने टाइम तक कैसे परसिस्ट करते रहे? वो इतने सारे फेलियर्स को इसीलिए ओवरकम कर पाए क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई था। वो एक ऊंची चेतना के व्यक्ति थे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बस अमीर ही तो बनना है। पहले आपकी कॉन्शियसनेस मींस चेतना आती है, उसके बाद आपके एक्शंस आते हैं एंड फिर जाके कहीं आप एक्चुअल में रिच बनते हैं। इसलिए हमारा गोल होना चाहिए कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को सक्सेस के लिए प्रिपेयर करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे वर्क करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कैसे थॉट्स पूरे टाइम हमारे माइंड में चलते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने माइंड में अजम्पशन बना लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने गरीबी देखी होगी एंड आपको लगता होगा कि आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। रिच बनना काफी अनअचीवेबल लगता होगा। असल में करना यह होता है कि अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले एंड सोचना है कि जस्ट बिकॉज हम प्रिविलेज नहीं है एंड जस्ट बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस हमें बोल रहा है कि हम अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते तो हमें इसे ट्रूथ नहीं मान लेना है। बस ये प्रिंसिपल याद रखना कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी डिसाइड करते हैं। आप अपने माइंड में खुद को क्या बोलते हो उससे डिटरमाइन होता है कि आपके फ्यूचर एक्शंस कैसे होंगे, रिगार्डलेस ऑफ अभी आपकी हालत कैसी है। लेसन 2, अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टेड डिजायर क्रिएट करो। पहले तो अगर आपका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं है तो उसे फाइंड करो एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपने डिजायर को पहचानोगे। ज्यादातर लोग बस बैठ के सोचते ही रहते हैं कि एक दिन वो काफी बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेंगे, बट वो ना सोचते ही रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं होती। वो बस विशफुल थिंकिंग करते हैं। वो विश करते हैं कि उन्हें बस सक्सेस मिल जाए। इसलिए जब भी उनकी जर्नी में कोई रोड ब्लॉक आता है तो वो तुरंत हार मान लेते हैं। अगर आपकी डिजायर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, जिसके लिए आप में इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि अगर डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करो। सबसे पहले क्लियर गोल डिफाइन करो, उसे विजुअलाइज करो। जितना डिटेल में आप कर सकते हो उतना डिटेल में विजुअलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल रिच बनने का है तो पहले डिसाइड करो कि आपको कितना मनी कमाना है एंड आप उसे पाने के लिए कितना टाइम लगाने को रेडी हो। एंड जब वो मनी आपके पास होगा तो आप उससे क्या कर रहे होंगे, ये सब को आपको सोचना है और एक नोटबुक में लिखना है। अब काफी लोगों को लगेगा कि इसके लिए नोटबुक में लिखने की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लिखोगे नहीं तो चांसेस ये है कि आप आज तो मोटिवेट होकर अपने गोल के बारे में सोचोगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपने गोल को भूलते जाओगे। आपको डेली अपने गोल स्टेटमेंट को देखना है। ऐसा करने से वो आपके माइंड में ही रहेगा। एंड पहला लेसन याद है ना, जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसे ही आप बन जाओगे। लेसन 3, अपने ऊपर अटूट विश्वास रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोच के बैठ जाओ और अपने माइंड में बस ब्लाइंड बिलीफ्स बना लो। बट अगर आपका कोई गोल है एंड आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो तो आप खुद पे एटलीस्ट इतना भरोसा तो रखो कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे।
नहीं तो होगा ये कि आप गोल तो बना लोगे, बट बिना कोई बिलीफ के एंड बिना कोई फेथ के आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट फील नहीं कर पाओगे। वो एनर्जी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। मतलब जब आपके माइंड में अपने गोल्स के लिए फेथ होता है तो आपका माइंड उसी से जुड़े हुए आइडियाज या थॉट्स को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल रिच बनने का है तो आपका माइंड हमेशा आपको रिच बनाने के आइडियाज देगा। वहीं दूसरी साइड, अगर आपके माइंड में ये बिलीफ है कि आप तो गरीब ही रहेंगे पूरी जिंदगी, तो आपके माइंड में रिच बनने के आइडियाज ज्यादा नहीं आएंगे। तब आप कंप्लेनिंग माइंडसेट बना लोगे जो आपको गरीब ही रखेगा। जो भी हम अपने माइंड में बोलते रहते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ अच्छी थॉट्स काफी नहीं है, आपके एक्शंस भी वैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट स्किल डेवलप नहीं कर रहे एंड बस पूरे दिन बैठ के खुद को यही बोलते हैं मैं कर लूंगा, बहुत आसान है, देन चांसेस यही है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बट इसका उल्टा, अगर आप डेली अपने स्किल पे वर्क करते हो एंड आप खुद को बोलते हो कि अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, देन इस केस में आपके गोल को अचीव करने के ज्यादा चांसेस हैं। जब आप डेली एक्शन लोगे तो नेचुरली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बिना एक्शंस के बस ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे ये खुद को बार बार अफर्मेशन बोलने को ऑटो सजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। आपके एक्शंस, आपके फेथ, साथ में ऑटो सजेशन, ये सब साथ में मिलकर काफी हेल्प करते हैं आपको सक्सेसफुल होने में। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा करो। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज लेना पड़ेगा एंड ऐसी नॉलेज को स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज का नॉर्मली मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, बट जब हम एक स्पेसिफिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट की बहुत नॉलेज होगी, बट अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर को देखोगे तो नॉलेज तो उनके पास भी है, बट वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तभी तो वो नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है एंड इसलिए वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। मोस्ट कॉलेजेस जनरलाइज्ड नॉलेज सिखा देते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज के नाम पर, एंड अगर सिखाते भी हैं तो या तो काफी कम होती है या फिर आउटडेटेड होती है। आपको चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हो उससे रिलेटेड आपके पास ज्यादा से ज्यादा एंड अप टू डेट नॉलेज जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। आसान भाषा में बोले तो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो बाकी दूसरे लोगों के काम भी आए। अदरवाइज कोई क्यों ही आपको पे करेगा एंड फिर कैसे रिच बनोगे। एक और क्लासिक मिस्टेक जो मोस्ट लोग करते हैं वह है कि फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उन्होंने एजुकेशन और डिग्री ले ली है एंड अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग ना आलसी होते हैं बस, एंड ये थिंकिंग रख के अपना काफी नुकसान करते हैं। रियलिटी में फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद जब आप इंडस्ट्री में वर्क करके सीखते हो वो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है। वहीं फॉर्मल नॉलेज थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होती है एंड कॉलेज वाले भी प्रैक्टिकल में बहुत ध्यान देते कहाँ हैं, एंड जो नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते वो तो वेस्ट है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनरल नॉलेज किसी काम की नहीं है, उसका भी अपना फायदा अपनी जगह, बट रिच होने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। लेसन 5, एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ एकेडमिक स्टडी से नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपको बस पूरे टाइम स्टडी करते रहना है एक कमरे में बैठ के बस। हम लोग हमारी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीख सकते हैं एंड प्रोसेस को सिंपल बना सकते हैं। अब इसमें लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ एक से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सही तरीका तो यह है कि एक डेडिकेटेड लोगों का ग्रुप हो जो सेम टाइप की गोल्स के लिए एफर्ट कर रहे हो एंड उसमें सबके पास अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो शेयर करने के लिए। ऐसे ग्रुप को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। अब जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने जाओगे ना तो आपको काफी डिफिकल्टीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको पता नहीं चलेगा कि किन लोगों के साथ ग्रुप बनाना है, और दूसरा इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि डेडिकेटेड लोग अक्सर बिजी होते हैं, राइट। एंड अगर आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है तो वो आपको अपना टाइम क्यों ही देंगे। आजकल वैसे भी कोई बिना बेनिफिट के कुछ नहीं करता है, क्यों ही करेगा भाई। एंड जब आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बन जाए ना तो मेक श्योर करो कि ग्रुप में हार्मनी बनी रहे। ग्रुप में एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि सब अपने गोल्स को अचीव करें एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज को सीखते रहें। लेसन 6, अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी को सही तरीके से यूज करना सीखो। इमेजिनेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। आज तक जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हुई है या जितने भी बड़े आइडियाज हमारे सामने आए हैं उसके पीछे इमेजिनेशन का काफी बड़ा रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस ने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि हम हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो शायद एरोप्लेन कभी बनता ही नहीं। जितनी भी बड़ी फॉर्च्यून कंपनीज हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई आइडिया रहा है एंड ऐसे आइडियाज इमेजिनेशन से ही आते हैं। मेनली 2 टाइप की इमेजिनेशन होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आपका माइंड जो पहले से आइडियाज, प्लान्स एंड फैक्ट्स आपके माइंड में होते हैं उसको रीअरेंज करके न्यू आइडियाज बनाता है, बट वो पूरी तरह से न्यू नहीं बनते बिकॉज वो पुराने आइडियाज या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर रीअरेंज होते हैं। वहीं क्रिएटिव इमेजिनेशन में आपका माइंड पूरी तरह से न्यू आइडियाज जनरेट करता है। हाँ, ये थोड़ा रियर एंड रिवोल्यूशनरी भी होता है। पास्ट में काफी बड़े बिजनेस लीडर्स और आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके काफी बेमिसाल चीजें डेवलप करी हैं एंड उनसे ही वो रिच बने हैं। अगेन, सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं है,
इमेजिन करने के बाद आपको अपने आइडिया पे वर्क करना है, तभी आप रिच बन पाओगे। लेसन 7, प्लानिंग करो एंड अपने प्लान को इम्प्रूव करते जाओ। काफी लोग इमेजिनेशन के बाद कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाते। एक अच्छा प्लान आपको आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और हाँ, जस्ट बिकॉज आपने एक प्लान बना लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे एंड एकदम से पैसा आ जाएगा। प्लानिंग कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार करो एंड फिर नहीं करना। प्लानिंग एक प्रोसेस है। पहले आप एक प्लान बनाओगे, फिर उस हिसाब से एक्शन लोगे एंड फिर कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अगर वो रिजल्ट्स आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका प्लान काफी सही वर्क कर रहा है। एंड अगर रिजल्ट्स आपके गोल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे तो आपका प्लान इतना अच्छा नहीं है। बेस्ट पार्ट यह है कि अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप अपने प्लान में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेसन 8, अपने अंदर डिसाइसिवनेस लेकर आओ। हम लोग डिसीजन तो लेते हैं बट उस पर ठीक से स्टिक नहीं कर पाते। एंड यही डिफरेंस है नॉर्मल लोगों में एंड सक्सेसफुल लोगों में बेसिक लेवल पर। वो लोग हर बार अपना डिसीजन चेंज नहीं करते डिस्ट्रैक्ट होकर। डिसाइसिवनेस का मतलब ये नहीं है कि बस एक बार जो सोच लिया वही करते जाओ पूरी जिंदगी। डिसाइसिवनेस का मतलब है कि सोच समझ के सही डिसीजन लो और फिर अपना बेस्ट ट्राई करो। बट अगर आपको लगे कि आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा तो उसे चेंज कर सकते हो। तुरंत अपना प्लान और डिसीजन नहीं बदलना। इसका रीजन ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिसीजन सही है। काफी लोग तो ऐसे हैं कि डिसीजन लेते ही नहीं, वो बस परिस्थितियों के यानी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं एंड बस सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी तो उनका भी दिन आएगा। ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी है। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो पक्का फेल हो जाओगे। एक चैलेंज और आता है जब भी हम कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं। दूसरे लोग उसमें अपने ओपिनियंस डालने लग जाते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। अब अगर आप डिसाइसिव नहीं हो तो क्या होगा? अब उनकी बातों में आकर आप अपना डिसीजन बदल लोगे। आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड या रिलेटिव बोल रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरे के ओपिनियंस पर हमेशा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के डिसीजन में इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि आपने जो सोचा है वो कुछ सोच के ही सोचा होगा, और आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि दूसरे की बात सुनकर अपना डिसीजन चेंज ना करो। अपने अंदर थोड़ा करज डेवलप करो दूसरों के अगेंस्ट जाने का। काफी बार हमने ऐसी स्टोरी सुनी है कि एक बार सभी ने बोल दिया था कि ये स्टार्टअप वर्क नहीं करेगा, बट वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया बिकॉज फाउंडर को अपने आइडिया पर भरोसा था एंड उसने सही से एग्जीक्यूट किया। मतलब यह है कि आपको हर बार अपने चॉइसेस एंड डिसीजंस को लेकर दूसरे लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे लोग तो वैसे भी आपकी बात पर एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि सोचो, अगर आपने किसी को अपना आइडिया बताया और उसे ये लगा कि ये उसके बस का नहीं है, तो वो कोशिश करेंगे कि आप भी ऐसे ही सोचो उनकी तरह। एंड ये जरूरी थोड़ी है कि जो गोल वो अचीव नहीं कर सकते वो आप भी अचीव नहीं कर पाओगे। काफी बार उनको ना ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको वैसे भी अपने डिसीजन को लेकर सबके सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपको सबका वैलिडेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। साइलेंटली अपने गोल्स पे वर्क करते रहो एंड अपने माइंड में क्लैरिटी रखो बस। लेसन 9, अपने अंदर प्रोजेस्ट करने की एबिलिटी डेवलप करो। आप कितने भी बड़े धुरंधर हो जाओ, बट आपकी सक्सेस की जर्नी में ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे कभी ना कभी। ज्यादातर लोग अगर थोड़ी भी डिफिकल्टी देखते हैं कहीं पर भी तो तुरंत हार मान लेते हैं। उनके अंदर प्रोजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। एंड अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अगर आपकी डिजायर वीक है तो चांसेस हाई कि फर्स्ट डिफिकल्टी आते ही आप अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर बेहतर बनने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप सोचते रहते हो कि यार क्या फर्क पड़ेगा इतनी मेहनत करके। दूसरा, एक और रीजन ये भी होता है कि आपका गोल इतना क्लियर नहीं होता। ऐसे केस में जब आप रेजिस्ट करते हो, आपके अंदर एबिलिटी तो है बट हर बार क्लैरिटी ना होने की वजह से आप फेल हो जाते हो। परसिस्टेंस की भी लिमिट होती है, इसलिए क्लैरिटी होना काफी जरूरी होता है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी आदत होती है अकाउंटेबिलिटी न लेने की, एंड जब वो कभी फेल हो जाते हैं तो वो तुरंत से दूसरे लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं। हाँ, वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते एंड फिर क्या, वो फिर से फेल हो जाते हैं। बिकॉज मिस्टेक्स को करेक्ट करने से पहले उन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इस टाइप के लोग जो दूसरों को ब्लेम करते हैं एंड एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उनमें परसिस्टेंस की कमी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अपने अंदर परसिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने डिजायर को स्ट्रांग बनाओ। एक दिन आराम से बैठकर सोचो कि आपको रिच क्यों बनना है, क्या मोटिवेशन है आपकी। विजुअलाइज करने से डिजायर स्ट्रांग होती है एंड उससे परसिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा तरीका है ऑब्स्टिकल से दूर मत भागो। जितना हो सके अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में पुट करो, इससे आपका परसिस्टेंस डेवलप होगा। एंड लास्ट है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी तरह मोटिवेटेड हो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी एंड आप परसिस्ट कर पाओगे। लेसन 10, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनल करो अपने गोल्स की तरफ। देखो, सेक्स की डिजायर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है ह्यूमंस में, एंड अगर कोई इसे चैनल करना सीख जाए तो वो क्या नहीं अचीव कर सकता यार। बिकॉज इसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। जो पर्सन अपने नेचर के अगेंस्ट जा सकता है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अचीव करना। सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तो है फिजिकली, मीन्स कोई अपोजिट जेंडर के साथ इंटीमेट होना, एंड दूसरा अपनी इस एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदल देना।
पहला ऑप्शन ना चुनते हुए अपनी सारी एनर्जी को क्रिएटिव परस्यूट्स में लगा देना। लाइक आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर कोई आर्ट सीख सकते हो खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल लाकर। जब भी हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऐसे क्रिएटिव एफर्ट्स की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं तो उसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। इंडिया में इसको आसान भाषा में ब्रह्मचर्य बोलते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए, इसको हमेशा सही डायरेक्शन में फ्लो होने देना चाहिए। जब हम कुछ भी क्रिएटिव चीज करते हैं एंड इमेजिनेशन करते हैं तो इस एनर्जी को एक रास्ता मिल जाता है फ्लो होने का। काफी जीनियसेस ने पास्ट में इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन को डेवलप किया है एंड जाने अनजाने में काफी लोग ऐसे ही अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें काफी पावर होती है। ज्यादातर लोग टीनेज के बाद से ही अपनी इस एनर्जी को वेस्ट करने में लग जाते हैं। उनकी बॉडी की हेल्थ एंड माइंड की हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते एंड काफी परेशान फील करते हैं। एंड आजकल तो वैसे भी यंग लोग सोशल मीडिया एंड वेब सीरियल्स में ओवरली सेक्सुअल चीजें देखते रहते हैं जिससे उनका सेल्फ कंट्रोल खत्म होता जाता है। ऐसे में उनको अपने गोल्स पे फोकस करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल एनर्जी काफी पावरफुल है। अगर इसे रीडायरेक्ट नहीं करते तो बॉडी आपको मजबूर कर देती है कि आप फिजिकली इसको एक्सप्रेस करो कोई ना कोई तरीके से। अगर आप पर्पस ड्रिवन हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज तब आप इस एनर्जी को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेसन 11, अपने फियर्स को ओवरकम करो एंड उन्हें एलिमिनेट करो। जब तक हम अपने माइंड के अंदर के फियर्स को नहीं निकालेंगे ना तब तक हम अपना 100% दे नहीं पाएंगे। फियर डिसीजन लेते समय हम काफी स्लो हो जाते हैं एंड कई बार हम देखते हैं कि फियर की वजह से हम काफी गलत डिसीजन ले लेते हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता भी है। एंड फियर से डाउट एंड एंजाइटी भी काफी होते हैं जो खुद ही अपने आप में काफी प्रॉब्लम्स दे देते हैं। इसीलिए हमें अपने फियर्स को पहचान कर उनको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा। मोस्टली ये 6 फियर ही हमारे अंदर होते हैं एंड बाकी के दूसरे फियर्स इनसे ही जुड़े रहते हैं। तो चलो इन 6 फियर्स को डिस्कस करते हैं। फियर नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी। पैसा ना हर इंसान की जरूरत है एंड तभी तो हमें सब डिस्कस कर रहे हैं। गरीब को कोई पसंद नहीं करता एंड वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहता। गरीबी का डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। फियर नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है एंड इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज या डिसरिस्पेक्ट ना करे। लोग क्या सोचेंगे, ये डर ने काफी जिंदगियां और करियर बर्बाद किए हैं दोस्तों। कई बार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पर क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसलिए हम लोगों के ओपिनियन से डिसएग्री करने में भी डर जाते हैं। फियर नंबर 3, फियर ऑफ बैड हेल्थ। ये फियर इसीलिए होता है क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी आ जाए तो वो मानसिक रूप से परेशान तो करती है, साथ ही साथ इससे फाइनेंशियली भी हमें काफी नुकसान हो जाता है। फियर नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ समवन्स लव। हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई उन्हें प्यार करे। हम अकेले रहने से डरते हैं इसलिए ये डर भी रहता है। फियर नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारी बॉडी उतना अच्छे से वर्क नहीं करती है इसलिए हमारे वर्क करने की एंड पैसा कमाने की एबिलिटी पे इफेक्ट आ जाता है। फियर नंबर 6, फियर ऑफ डेथ। ये सबसे बड़ा फियर है। लोग इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। हमें इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारी लाइफ का एंड है। हमें नहीं पता इसके बाद क्या होता है एंड जो अननोन होता है उसमें सिक्योरिटी नहीं होती इसलिए हमें डर लगता है। ये सब फियर्स काफी कॉमन है एंड जस्ट बिकॉज ये हमारे अंदर है हमें बुरा फील करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फियर्स बस हमें खतरे से बचाने में हेल्प करते हैं एंड अगर हम सोच समझ के फियर्स को हैंडल करना सीख जाएं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।